चलिए साथियों, आ जाएंगे सभी साथी क्लास में। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग पिछली क्लासों को अच्छी तरीक़ा से देख रहे होंगे और नोट्स तैयार कर रहे होंगे, अपने उनको रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि जब आपको एक एक शब्द लिखवाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। पिछले सेशन में हम लोग हीगल का चैप्टर हमने पूरा किया है। आज हम लोग टी.एच. ग्रीन को देखेंगे। टी.एच. ग्रीन जो है हमारा लगभग टी.एच. ग्रीन हमारा 2 या 3 क्लास होंगी हमारी टी.एच. ग्रीन पर। 2 क्लास तो होंगी। ठीक, एक आज और एक कल की। तो टी.एच. ग्रीन नया टॉपिक डाल दीजिए आप लोग, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन का जो जन्म हुआ वो 1836 ईस्वी में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1882 ईस्वी में हुई। तो इनका जो जीवन काल रहा वो 1836 से लेकर के 1882 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। ठीक, तो टी.एच. ग्रीन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हम लोग समझते हुए चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे साथ साथ, क्योंकि एक बार समझाओ, दोबारा लिखवाओ, फिर समझाओ, तो कहीं ना कहीं हमारी जो वीडियो की टाइम ड्यूरेशन होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए साथियों, जो टी.एच. ग्रीन है उनका जन्म कब हुआ? तो 1836 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो इंग्लैंड में एक स्थान पड़ता है, उसे हम कहते हैं यॉर्कशायर। तो इंग्लैंड में यॉर्कशायर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। मध्यम वर्गीय परिवार में इंग्लैंड के यॉर्कशायर के स्थान पर इनका जन्म हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार का मतलब ना तो ज़्यादा अमीर हैं ना ही ज़्यादा गरीब हैं, अपने खाओ कमाओ, अपने पूरी बढ़िया नॉर्मली स्थिति। जो मध्यम वर्गीय हमारा तुम्हारा जो परिवार है वो सब मध्यम वर्गीय परिवार है, अपने कमा रहे हैं और खा रहे हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। ग्रीन के पहले इंग्लैंड में क्या था? इंग्लैंड में लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और बेंथम की उपयोगितावाद का बोलबाला था। यानी कि ग्रीन के पहले इंग्लैंड में क्या था? लॉक के जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत है और जो बेंथम की उपयोगितावाद का सिद्धांत था, यानी कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वाला जो सिद्धांत था, ये दोनों सिद्धांत प्रचलित थे। लेकिन ग्रीन ने इन दोनों सिद्धांतों का खंडन किया और साथियों उदारवाद में नैतिकता को पुनर्स्थापित किया। उदारवाद में नैतिकता को क्या किया? पुनर्स्थापित किया। किसने? टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन ने साथियों व्यक्तियों के पृथक पृथक हितों को अस्वीकार किया। पृथक पृथक हित मतलब अलग अलग हितों, व्यक्तियों के अलग अलग हित, मेरे हित, आपके हित, अलग अलग सबके हित, इन सबको क्या किया? अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सबके क्या होने चाहिए? सबके सामूहिक हित होने चाहिए। सबके क्या होने चाहिए? सामूहिक हित होने चाहिए, सार्वभौमिक हित होने चाहिए, उसको समर्थन किया। तो टी.एच. ग्रीन ने व्यक्तियों के पृथक पृथक हितों को अस्वीकार किया और सामूहिक या फिर सामाजिक हित को क्या किया? स्वीकार किया। इतनी बात लिखें, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, लिखिए। टी.एच. ग्रीन का जन्म इंग्लैंड के यॉर्कशायर नामक स्थान पर हुआ। तो यॉर्कशायर नामक स्थान पर हुआ। एक मध्यम वर्गीय ठीक,
तो टी.एच. ग्रीन का जन्म इंग्लैंड के यॉर्कशायर नामक स्थान पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। सन कौन सी? तो 1836 ईस्वी। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1836 ईस्वी इंग्लैंड के यॉर्कशायर नामक स्थान पर मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। ग्रीन के पहले इंग्लैंड में, लिखिए ग्रीन के पहले इंग्लैंड में लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और वेंथम की उपयोगितावाद का बोलबाला था। तो इनके लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और वेंथम की उपयुक्तवाद का क्या था? बोलबाला था। ग्रीन ने इन दोनों का क्या किया? खंडन किया। ग्रीन ने इन दोनों का खंडन किया। ग्रीन ने इन दोनों का खंडन किया और उदारवाद में नैतिकता को पुनर्स्थापित किया। तो मेरी बात क्लियर आपको समझ में आई कि इंग्लैंड में क्या था? ग्रीन से पहले लॉक के प्राकृतिक अधिकार को सिद्धांत और वेंथम की उपयुक्तवाद के सिद्धांत प्रचलित था। इन दोनों सिद्धांतों का ग्रीन ने हमारे क्या किया? इनका खंडन किया और अपना क्या किया? उदारवाद में नैतिकता को पुनर्स्थापित किया, नैतिकता को उदारवाद में सम्मिलित किया। ग्रीन ने व्यक्तियों के पृथक पृथक हितों को अस्वीकार किया और सामूहिक हित यानी कि सार्वभौमिक हित को क्या किया? उसको स्वीकार किया। देखिए ग्रीन ने व्यक्तियों की पृथक पृथक हितों को अस्वीकार किया और सामाजिक या सार्वभौमिक हित को स्वीकार किया। सार्वभौमिक हित को स्वीकार किया, सार्वभौमिक या फिर सामाजिक या फिर सामूहिक हित को स्वीकार किया। यही विचार देकर ग्रीन क्या बन गए? समुदायवाद के अग्रदूत बन गए। यही विचार देकर ग्रीन समुदायवाद के क्या बन गए भैया? अग्रदूत बन गए। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। टी.एच. ग्रीन के समय जो जर्मन आदर्शवाद था वो अपने चरम पर था। टी.एच. ग्रीन के समय जर्मन आदर्शवाद अपने चरम पर था। लेकिन साथियों ये जो हमारे मार्क्सवादी हैं, मार्क्सवादी क्या मानते हैं? मार्क्सवादियों ने माना कि इंग्लैंड में पूंजीवादी व्यवस्था के कारण मजदूरों की स्थिति जर्जर हुई है। मैंने आपको बताया कि मार्क्सवादियों ने माना कि इंग्लैंड में पूंजीवादी व्यवस्था के चलते क्या हुई है? मजदूरों की स्थिति जर्जर हुई है।
लेकिन ग्रीन क्या मानते हैं, ग्रीन मानते हैं कि इंग्लैंड में मजदूरों की स्थिति पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जर्जर नहीं हुई, बल्कि उसके कारण तो संभली है। मजदूरों की स्थिति में सुधार आया है पूंजीवादी व्यवस्था के कारण। लेकिन ग्रीन ने माना साथियों, ग्रीन कहते हैं कि इंग्लैंड में मजदूरों की जर्जर स्थिति जो हुई है वो जमींदारी उन्मूलन के कारण हुई है। वो किसके कारण हुई है, तो वो जमींदारी उन्मूलन के कारण हुई है। लिखिए, टीएच ग्रीन के समय, टीएच ग्रीन के समय, ग्रीन के समय जर्मन आदर्शवाद अपने चरम पर था। मार्क्सवादियों ने माना कि पूंजीवादी व्यवस्था से इंग्लैंड के मजदूरों की स्थिति जर्जर हुई है, जर्जर हुई है। लेकिन ग्रीन कहते हैं कि इंग्लैंड में पूंजीवादी व्यवस्था से मजदूरों की स्थिति जर्जर नहीं हुई, बल्कि उनकी स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि उनकी स्थिति में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। ग्रीन ने माना कि इंग्लैंड में मजदूरों की जर्जर स्थिति का कारण इंग्लैंड में मजदूरों की जर्जर स्थिति का कारण पूंजीवादी व्यवस्था नहीं, बल्कि जमींदारी उन्मूलन है। बल्कि क्या है, जमींदारी उन्मूलन है। तो मेरी बात आपको क्लियर समझ में आई। तो इंग्लैंड में मार्क्सवादियों ने माना कि जो इंग्लैंड के जो मजदूर हैं उनकी जो स्थिति खराब हुई है वो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण हुई है। लेकिन ग्रीन कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने स्थिति को बिगाड़ा नहीं, मजदूरों की जर्जर नहीं करी, बल्कि उनकी स्थिति को संभाला है, सुधारा है। ग्रीन ने माना कि इंग्लैंड में मजदूरों की स्थिति जो खराब हुई है उसका कारण क्या है, उसका कारण जमींदारी उन्मूलन है, जमींदारी प्रथा है उसका कारण। समझ रहे हैं मेरी बात आप? टीएच ग्रीन को साथियों इस बात की चिंता सता रही थी, टीएच ग्रीन को किस बात की चिंता सता रही थी, टीएच ग्रीन को इस बात की चिंता सता रही थी कि ये जो जर्मन आदर्शवाद है इसका प्रभाव
यानी कि जो इंग्लैंड में ना पड़ जाए। टीएच ग्रीन को इस बात की चिंता थी कि जर्मन आदर्शवाद का प्रभाव इंग्लैंड पर ना पड़े, इंग्लैंड पर ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने जर्मन आदर्शवाद के स्थान पर अपने ब्रिटिश आदर्शवाद की स्थापना करी। चलिए, टीएच ग्रीन को इस बात की चिंता थी लिखिए, टीएच ग्रीन को इस बात की चिंता थी कि जर्मन आदर्शवाद का प्रभाव, जर्मन आदर्शवाद का प्रभाव इंग्लैंड की जनता पर ना पड़े, इंग्लैंड की जनता पर ना पड़ जाए, ना पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश आदर्शवाद की स्थापना की। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश आदर्शवाद की स्थापना की। इसलिए उन्होंने किसकी स्थापना करी? ब्रिटिश आदर्शवाद की स्थापना करी। ब्रिटिश आदर्शवाद को साथियों हम ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश आदर्शवाद को लिखिए, ब्रिटिश आदर्शवाद को ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो हम ब्रिटिश आदर्शवाद को किसके नाम से जानते हैं? ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से भी जानते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो साथियों बिल्कुल बने रहिए। आपको एक एक शब्द लिखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं या जो विचारक हैं, इनमें क्या होता है कि ये जो हमारे जो पार्ट हैं, ये पूरी तरीक़ा से थ्योरेटिकल सेक्शन होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते। लेकिन साथियों जब हम एक एक शब्द लिखते हैं, जो और से टीचर क्या होते हैं कि वो पीपीटी लाते हैं, पीपीटी के हिसाब से पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन बच्चे की खोपड़ी में कुछ नहीं जाता उससे। चाहे आप कम ही पढ़ाओ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाओ, लेकिन क्या करो, आप बेहतर पढ़ाओ, बेहतर कोशिश करो करने की। साथियों जो हमारे ग्रीन थे, आगे चलें बात करें, तो ग्रीन जो थे, ग्रीन ने संपत्ति को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना। संपत्ति को व्यक्ति के विकास के लिए क्या माना? आवश्यक माना। लेकिन ऐसी संपत्ति को उन्होंने घातक बताया जो सामाजिक हित को बढ़ावा ना देती हो। मैंने आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे ग्रीन थे, ग्रीन ने संपत्ति को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक बताया, लेकिन ऐसी संपत्ति जो सामाजिक हित में घातक हो, ऐसी संपत्ति जो सामाजिक हित में घातक हो, उसको क्या किया? उसको अस्वीकार किया या फिर उसका विरोध किया। चलिए लिखिए, ग्रीन ने, इससे लिख दिया आज हम, ग्रीन ने
व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए संपत्ति को आवश्यक बताया, आवश्यक बताया। लेकिन ऐसी संपत्ति जो सामाजिक हित के लिए घातक हो, के लिए घातक हो, ऐसी संपत्ति को अस्वीकार किया। ऐसी संपत्ति को क्या किया इन्होंने? अस्वीकार किया। तो संपत्ति को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक बताया, लेकिन ऐसी संपत्ति जो सामूहिक हित या फिर जो सार्वभौमिक हित है उसको घातक पहुंचाती हो, उसका विरोध करती हो, तो ऐसी संपत्ति को उन्होंने क्या किया? अस्वीकार किया है साथियों। अब जानते हैं कि टी.एच. गिरिन ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों और बेंथम की उपयोगितावाद का दोनों खंडन किया। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि टी.एच. ग्रीन ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, और बेंथम की उपयोगितावाद का खंडन किया। दोनों का खंडन किया। क्या किया? इन दोनों का ही इन्होंने खंडन किया। किस का? बेंथम की उपयोगितावाद और लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत। तो इन दोनों का खंडन करने वाले कौन थे? चलिए, तो आगे हम बात करते हैं। टी.एच. ग्रीन क्या मानते हैं साथियों? टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि ऐसे अधिकार जो सामाजिक हित के लिए, ऐसे अधिकार जो सामाजिक हित के विरुद्ध हों, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अधिकार जो सामाजिक हित के विरुद्ध हों, यानी कि सामूहिक हित के विरुद्ध हों, उनके विरोध में हों, ऐसे अधिकारों को हम क्या नहीं कर सकते? स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब कुल मिला कहा जाए तो टी.एच. ग्रीन ने व्यक्तिगत हित को कम बढ़ावा दिया, बल्कि सामूहिक हित को ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसलिए ये क्या कहलाए? इसलिए ये समुदायवाद या सामूहिकवाद के क्या कहलाए? अग्रदूत कहलाए। चलिए, तो टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं? ग्रीन कहते हैं कि ऐसे अधिकार जो सामूहिक हित के विरुद्ध हों, ऐसे अधिकार जो सामूहिक हित के विरुद्ध हों, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। टी.एच. ग्रीन जो थे, टी.एच. ग्रीन से पहले हमारे एडम स्मिथ थे।
टीएच ग्रीन से पहले एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ ने आर्थिक मानव के विचार के सिद्धांत जो था उनका, उसका प्रतिपादन किया था। यानी कि टीएच ग्रीन से पहले एडम स्मिथ ने आर्थिक मानव के विचार का प्रतिपादन किया था। लेकिन टीएच ग्रीन ने साथियों, टीएच ग्रीन ने व्यक्ति को सामाजिक प्राणी माना। टीएच ग्रीन ने व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में माना। ठीक, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, मैंने आपसे बताया कि टीएच ग्रीन से पहले एक थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या किया, एडम स्मिथ ने आर्थिक मानव के विचार का प्रतिपादन किया। लेकिन टीएच ग्रीन ने साथियों, टीएच ग्रीन ने व्यक्ति को क्या माना, व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी माना। व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी माना किसने, टीएच ग्रीन ने। आगे चलकर टीएच ग्रीन का कथन क्या है, टीएच ग्रीन कहते हैं कि आत्म तत्व समाज तत्व है, आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने माना, तो ये भी टीएच ग्रीन ने माना साथियों। एडम स्मिथ की बात चली तो एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया था, लेसस फेयर का सिद्धांत। एडम स्मिथ के जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था एडम स्मिथ जो थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, लेसस फेयर का सिद्धांत। यानी कि इसका मतलब होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। अगर कहा जाए तो जो राज्य है, राज्य का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, यानी कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। यानी कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, बाजार में व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। जिसकी क्षमता होगी वो जीवित रहेगा, जिसकी क्षमता नहीं होगी वो क्या जाएगा, वो मृत हो जाएगा। ये था लेसस फेयर का सिद्धांत। किसने दिया था, तो हमारे एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक भी उनको कहा जाता है, आप जानते हैं। तो लिखिए, टीएच ग्रीन से पहले टीएच ग्रीन से पहले एडम स्मिथ ने आर्थिक मानव के विचार का प्रतिपादन किया, लेकिन ग्रीन ने मानव को क्या माना, मानव को एक सामाजिक प्राणी माना। मानव को एक सामाजिक प्राणी माना। मानव क्या माना, सामाजिक प्राणी माना। तो ग्रीन ने क्या कहा, ग्रीन ने कथन कहा, क्या कहा कि आत्म तत्व समाज तत्व है, आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। लिखिए, ग्रीन का कथन है, ग्रीन का कथन है। क्या कथन है भाई ग्रीन का, तो ग्रीन कहते हैं कि आत्म तत्व समाज तत्व है, आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में माना किसने, ग्रीन ने। कथन पूछा जाए कि आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है, तो ये ग्रीन का कथन है। किसका कथन है भैया, ये ग्रीन का कथन है। ग्रीन क्या था, ग्रीन के पहले जहाँ जो व्यक्तिवादी थे, ग्रीन से पहले क्या थे, व्यक्तिवादी जो थे। व्यक्तिवादी क्या मानते हैं, व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। व्यक्तिवादी क्या थे, व्यक्तिवादी राज्य को क्या मानते हैं, एक आवश्यक बुराई मानते हैं। लेकिन ग्रीन ने राज्य को एक सकारात्मक भलाई माना।
मैंने आपसे कहा ग्रीन से पहले व्यक्तिवादी क्या मानते हैं, व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं, लेकिन ग्रीन ने राज्य को एक सकारात्मक भलाई के रूप में माना। लिखिए, ग्रीन से पहले व्यक्तिवादी राज्य को क्या मानते हैं, राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं। वहीं ग्रीन राज्य को एक सकारात्मक भलाई मानते हैं। ये लीजिए साथियों, तो हमारे जो व्यक्तिवादी थे, व्यक्तिवादी राज्य को क्या मानते हैं, एक आवश्यक बुराई मानते हैं, आवश्यक भी मानते हैं और बुराई भी मानते हैं। वहीं जो हमारे ग्रीन है, ग्रीन क्या मानते हैं, राज्य को एक सकारात्मक भलाई मानते हैं, राज्य को एक सकारात्मक भलाई मानते हैं कि भैया जो राज्य होगा, अगर राज्य सामाजिक हित में काम करता है तो राज्य क्या है, एक सकारात्मक भलाई। राज्य सकारात्मक रूप से, सकारात्मक ऊर्जा से काम करे, उदारवाद क्या, सकारात्मक उदारवाद का जनक भी कहा जाएगा, आगे चल करके मैं बताऊंगा आपको। तो ग्रीन क्या था, ग्रीन मानते हैं कि राज्य को सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए क्या क्या काम करने चाहिए, राज्य को सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए ग्रीन कहते हैं कि अशिक्षा, दरिद्रता, नशाखोरी आदि इन सब कार्यों को दूर करना चाहिए। और इन्हीं सब बातों को कह करके ग्रीन क्या बन गया, ग्रीन लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया। चलिए, मैंने आपसे बताया कि ग्रीन मानते हैं कि राज्य को सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए अशिक्षा, दरिद्रता, नशाखोरी इन सभी कार्यों को बंद करना चाहिए। और ऐसा कहकर ही ग्रीन का बन गए, ग्रीन ने लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। चलिए लिखिए, इतना तो आ ही जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। ग्रीन कहते हैं कि राज्य को सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए अशिक्षा, दरिद्रता, नशाखोरी आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नशाखोरी आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इन सब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ग्रीन ऐसा कहकर क्या बन गए, ग्रीन ने ऐसा कहकर लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। ग्रीन ने ऐसा कहकर लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक, इतनी बात मेरी आपको समझ में आई होगी। लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया, लोक कल्याणकारी राज्य की ओर इशारा करा। किसने? ग्रीन ने, कि राज्य को ये काम करने चाहिए, अशिक्षा को दूर करना चाहिए, दरिद्रता को दूर करना चाहिए, नशाखोरी को दूर करना चाहिए। ये क्या है, ये सब लोक कल्याणकारी कार्य हैं राज्य के। तो लोक कल्याणकारी राज्य की ओर कदम बढ़ाया किसने?
ग्रीन ने मार्ग दिखाया। टीएच ग्रीन को क्या कहा जाता है? टीएच ग्रीन को ब्रिटिश आदर्शवाद और सकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है। इसे जरा रफ करें हम। टीएच ग्रीन को क्या कहा जाता है साथियों? टीएच ग्रीन को ब्रिटिश आदर्शवाद और सकारात्मक उदारवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। चलिए, तो टीएच ग्रीन को ब्रिटिश आदर्शवाद और सकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ग्रीन थे, ग्रीन ने व्यक्तियों के पृथक पृथक हितों की बजाय सामाजिक हित को बढ़ावा दिया। उन्होंने सामाजिक हित का समर्थन किया, यानी कि एक व्यक्ति के हित की बजाय, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बजाय सामूहिक हित को बढ़ावा दिया। उन्होंने समाज को बढ़ावा दिया, उन्होंने समूहवाद को बढ़ावा दिया। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें सकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है। सकारात्मक उदारवाद का मतलब है कि जो राज्य है हमारा, राज्य आवश्यक कार्यों के साथ साथ लोक कल्याणकारी कार्य भी कुछ करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि समाज के हित में भी कार्य करने चाहिए राज्य को। आवश्यक कार्य जैसे सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय, उसके साथ साथ लोक कल्याणकारी भी राज्य करेगा। उसी को हम बोलते हैं सकारात्मक उदारवाद या फिर सकारात्मक राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है। ग्रीन के विचारों में किस किस का समावेश देखने को मिलता है हमें? तो ग्रीन के विचारों में रूसो, कांट, हीगल, अरस्तु, इन सब के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, ग्रीन के विचारों पर कांट, हीगल, अरस्तु आदि का प्रभाव दिखाई देता है। तो इन सब का इस पर प्रभाव दिखाई देता है। किस किस का? कांट का, हीगल का, अरस्तु का। रूसो भी लिख सकते हैं इसमें, रूसो भी थे। अरस्तु के बाद रूसो, इनका प्रभाव दिखाई देता है चारों का, कांट, हीगल, अरस्तु और रूसो। हीगल ग्रीन के विचारों पर। जो हमारे हीगल थे, जो हमारे ग्रीन थे, ग्रीन की जो मृत्यु हुई साथियों, ग्रीन की मृत्यु कब हुई? तो 1882 ईस्वी में हुई। ग्रीन की मृत्यु कब हुई? ग्रीन की मृत्यु 1882 ईस्वी में हुई। ग्रीन की मृत्यु कब हुई? 1882 ईस्वी में हुई। ठीक। तो ग्रीन के कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे ग्रीन की प्रमुख पुस्तकें लिखिए। ग्रीन की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? जैसे ग्रीन की प्रमुख पुस्तकों में नाम आता है, जैसे पहली पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। द प्रिंसिपल ऑफ द
पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, ठीक। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये किसकी पुस्तक है? तो ये ग्रीन की पुस्तक है। एक पुस्तक और है ग्रीन की, लेक्चर ऑन द इंग्लिश रिवॉल्यूशन, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश रिवॉल्यूशन। दूसरी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश रिवॉल्यूशन। ये किसकी पुस्तक है? तो ये भी हमारे ग्रीन की पुस्तक है। एक पुस्तक और मानी जाती है ग्रीन की, कौन सी? लिबरल लेजिस्लेशन ऑन द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिबरल लेजिस्लेशन ऑन द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो साथियों हमारी पुस्तकें हैं, तीसरी पुस्तक का नाम और लिख लें आप। उसके बाद ये जो पुस्तकें हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो पुस्तकें सभी पुस्तकें हैं, इन सभी पुस्तकों का आप क्या करें, कमरे में एक चार्ट पेपर बना लें और उसको सुबह शाम दोपहर जब भी आपका मन करे तब उसे आप देखें, 5 मिनट उसका रिवीजन करें। ताकि ऐसा होता है कि जब तक हम कोई चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे हमारी खोपड़ी से वो चीज़ निकल जाती है। तो तीसरी लिखें लिबरल लेजिस्लेशन, लिबरल लेजिस्लेशन ऑन द फ्रीडम कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीडम कॉन्ट्रैक्ट। ये पुस्तक किसके हैं? तो ये तीनों पुस्तक किसकी मानी जाती हैं? ग्रीन की तीनों पुस्तक मानी जाती हैं। तो साथियों मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको पुस्तकों के बारे में बताया ग्रीन की पुस्तक कौन कौन सी हैं? लेक्चर्स, अगर ऐसा हम पूरा नाम भी दे सकते हैं, लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लेकिन हम लोग पूरा नाम याद ना रख पाए तो हम क्या करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश रिवॉल्यूशन, लिबरल लेजिस्लेशन ऑन द फ्रीडम कॉन्ट्रैक्ट। पुस्तक पहली नंबर 1 कौन कौन सी? पहले मैंने आपको बताया द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। दूसरा है लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश रिवॉल्यूशन, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश रिवॉल्यूशन। दूसरा है लिबरल लेजिस्लेशन ऑन द फ्रीडम कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उदार व्यवस्थापन एवं अनुबंध की स्वतंत्रता। आप ये किताब जो है, ये किताब आप लोग इंग्लिश में ही याद करें तो बढ़िया, क्योंकि हिंदी में दिक्कत होती है हमें। अब जैसे पहली आ जाए राजनीतिक दायित्वों के सिद्धांत पर, सिद्धांत की व्याख्या, तो हम नहीं समझ पाएंगे। ग्रीन ने ये जो अपनी पुस्तक है ना, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इसमें ही राजनीतिक विचार दिए हैं अपने, इसमें राजनीतिक, इसमें ही इन्होंने क्या दिए हैं, विचार प्रस्तुत किए हैं, विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा और साथियों मस्ती से पढ़ते रहिएगा बिंदास तरीका से। कल हम लोग देखेंगे ग्रीन का स्वतंत्रता पर विचार, ग्रीन का अधिकारों पर विचार, ग्रीन का राज्य पर विचार। ठीक है साथियों, तो जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। चलिए बने रहिए मेरे साथ, FM गोल्ड परिवार के साथ आप लोगों का स्वागत है पुनः FM गोल्ड पर। तो चलिए साथियों, जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।